आदाब नमस्कार। बेंगलुरु से करीब 110 किलोमीटर दूर एक इलाका है चिंपूगनहल्ली। उस इलाके में एक आदमी कहीं जा रहा होता है और वो अचानक पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है और कहता है कि सर, अभी मेरे सामने एक अजीब चीज़ है। एक कुत्ता यहाँ पे दौड़ रहा है और उसके मुंह में इंसानी हाथ कटा हुआ है। अब पुलिस कंट्रोल रूम में अफरा तफरी। पुलिस भागती है तो वहाँ पहुँचती है तो उस आदमी से मिलती है जिसने कॉल किया था। वहाँ कुत्ता नहीं होता, कुत्ता कहीं चला जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई इंसानी मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ जाती है, उसको देखती है, कब्जे में लेती है और आसपास सर्च करती है। सर्च करना स्टार्ट करती है पुलिस। धीरे धीरे तकरीबन 5 किलोमीटर का दायरा सर्च करती है और 5 किलोमीटर के दायरे में 19 इंसानी शरीर के टुकड़े इकट्ठा करती है। और जब वो 19 टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है तो एक शरीर बन जाता है, लेकिन सर अब भी गायब था। सर के अलावा सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, हाथ, पैर, धड़, और उस शरीर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये शरीर किसी महिला का है। और उसके हाथ में कई जेवर गहने पड़े हुए थे, निकाले नहीं गए थे। तो साफ जाहिर हो रहा था किसी महिला का शरीर है। और पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि ये कत्ल, लूट या चोरी या इसके लिए नहीं किया गया है, ये मर्डर है। क्योंकि अगर चोरी लूट के लिए किया गया होता तो गहने छोड़े नहीं जाते। अंदाजा लगाती है पुलिस। फिर से इलाके को सर्च किया जाता है और दूर तक दायरा बढ़ाया जाता है कि सर कहीं से मिल जाए, लेकिन सर नहीं मिलता है। बॉडी को पूरे कब्जे में लिया जाता है, फॉरेंसिक के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फॉरेंसिक टीम एरिया में सर्च करती है। उसके बाद पुलिस का पहला काम होता है, जब लावारिस लाश मिलती है तो मिसिंग कंप्लेन को सर्च करती है, पता करती है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट दूसरे इलाके में, दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में 3 अगस्त को, ये 7 अगस्त को घटना होती है, लाश मिलती है, और 3 अगस्त को एक मिसिंग कंप्लेन फाइल हुई रहती है। उस मिसिंग कंप्लेन को पता किया जाता है तो उससे मैच खाती है। पुलिस को कुछ डिटेल भेजी जाती है। पुलिस को पता चलता है कि लक्ष्मी देवी, एक महिला, करीब 45 वर्ष उनकी उम्र, 3 अगस्त से वो गायब है और उनकी मिसिंग कंप्लेन फाइल हुई रहती है। तो उनके घर जाती है पुलिस, पूछताछ करती है। तो 3 तारीख को अपनी बेटी के घर गई थी, तेजस्वी नाम था, उसी कुछ ही दूरी पर वो उसका ससुराल था। और ये बिल्ला गांव वहाँ पे होता है। बिल्ला गांव की रहने वाली लक्ष्मी देवी एक हाउस वाइफ रहती हैं। वो बेटी के यहाँ मिलने गई थी, शाम को रिटर्न नहीं हुई तो उनके हस्बैंड ने कॉल किया उनको, फिर बेटी को कॉल किया, कुछ नहीं पता चला, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो उन्होंने मिसिंग कंप्लेन फाइल करवाई। पुलिस को अब लाश जो थी, लावारिस थी, अब उसकी शिनाख्त हो गई थी। जेवर वगैरह उनके हस्बैंड ने पहचाने कि हाँ, ये लक्ष्मी देवी की ही। अब पुलिस को शिनाख्त हो गई थी लाश की, तो अब सर्च आगे बढ़ाती है। तो पुलिस का आजकल कोई भी क्राइम होता है, मर्डर या कोई भी क्राइम, तो सबसे पहला काम होता है सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। तो पुलिस ने वही काम किया, सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया। तो चूंकि वो थोड़ा सा लोकल एरिया था तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे कहीं दिखते नहीं, कहीं मिलते नहीं। आसपास बहुत सर्च करती है पुलिस, हाथ पैर मारती है, कामयाबी नहीं मिलती है। और ऐसे ही सर्च करते करते थोड़ा और दूर तक जाती है पुलिस कि कहीं और देखते हैं, कहीं और सीसीटीवी में हो सकता कैप्चर हुआ हो कुछ। तो एक जगह कहीं सीसीटीवी कैमरा मिलता है तो उसमें कई गाड़ियां निकलती हैं। एक गाड़ी एसयूवी रहती है जिसके बोनट वगैरह मॉडिफाइड रहते हैं। वो गाड़ी कई चक्कर लगाती हुई उस एरिया में दिखती है। और भी गाड़ियां लगा रही होती है, लेकिन उस गाड़ी पे थोड़ा ध्यान जाता है पुलिस का कि ये बार बार यहाँ पे इलाके में अपना घूम रही है क्यों। और भी कैमरे आगे तक खंगाले जाते हैं। तो एक कैमरे में वो आगे से कैप्चर हुई रहती है और एक कैमरे में पीछे से कैप्चर हुई रहती है। वही एसयूवी, बोनट उसके मॉडिफाइड होते हैं। तो आगे का जो नंबर होता है वो अलग होता है, पीछे का नंबर अलग होता है। तो एक गाड़ी के 2 नंबर तो हो ही नहीं सकते हैं, जो रूल है, एक ही नंबर अलॉट होता है। पुलिस हैरान होती है कि इस एसयूवी के 2 नंबर हैं, इसका मतलब ये कोई गलत काम कर रहा है। एसयूवी गाड़ी के जो नंबर थे, आगे से दूसरे और पीछे से दूसरे, पुलिस को अंदाजा हो गया था कि 2 नंबर का मतलब ये नंबर फेक होंगे। और अगर फेक नंबर किसी ने यूज किया है तो किसी गलत काम के लिए किया है।
पुलिस को ये लग जाता है कहीं ना कहीं ये गाड़ी इन्वॉल्व है इस क्राइम में। पुलिस पता करती है, कुछ पहले आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालती है, वो दोनों नंबर के दोनों फेक थे, पुलिस को अंदाजा पहले से था। फिर जो ऑटो शॉप, ऑटो गैरेज वाले जो इस तरह की गाड़ियों के मॉडिफिकेशन करते हैं, उनसे पुलिस पता करती है। तो करते करते एक मॉडिफिकेशन, बॉडी मॉडिफिकेशन वाले से पता चलता है और वो गाड़ी को पहचान लेता है। कहता हाँ ये गाड़ी मैं पहचानता हूँ, ये गाड़ी मैंने ही मॉडिफाइड की थी, ये एक सतीश नाम के व्यक्ति की गाड़ी है। अब पुलिस को सतीश नाम पता चलता है, फिर पता चलता है उस इलाके में उसका नंबर भी वहाँ से मिल जाता सतीश का। पुलिस उसके घर जाती है तो घर पे नहीं मिलता है, फिर नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है तो नंबर स्विच ऑफ रहता, पहले कॉल करती, स्विच ऑफ होता, तो कॉल डिटेल निकालती, तो पता चलता है कि सतीश का जो नंबर है, क्राइम सीन जो था उस एरिया में 3 अगस्त को एक्टिव था उस एरिया में, और 4 तारीख से वो नंबर स्विच ऑफ है। तो पुलिस को अभी अंदाजा हो रहा था कहीं ना कहीं ये आदमी इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद उसका नंबर ऑन होता है। चिकमंगलुरु एक जगह है, वहां पे लोकेशन दिखाता तो पुलिस जाती है और वहां वो छुपा रहता तो उसको पकड़ती है। और उसके साथ एक और आदमी होता है, किरण नाम होता है। सतीश और किरण को पुलिस लेके आती है। अब पुलिस सतीश और किरण से पूछताछ करती है, कहती है गाड़ी किसकी है, तुम्हारी है गाड़ी? तो कहता है कि ये गाड़ी मेरी थी लेकिन 6 महीना पहले मैंने बेच दी थी। अब पुलिस परेशान कि ये लो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर उसका जब पता किया जाता है तो इसी के नाम पे रहता है। तो कहता है सतीश कि हाँ मेरे नंबर नाम पे ही है, लेकिन मैंने बेचा था, ट्रांसफर नहीं हुई थी गाड़ी, और 6 महीना पहले मैंने ही बेच दिया था। तो उसे पूछा जाता है तो इधर उधर घुमाता है। अब चूंकि यहाँ पुलिस के पास कोई डायरेक्ट सबूत था नहीं तो कुछ और पुलिस कर नहीं सकती थी, तो सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। वो इधर उधर घुमाता है। फिर इन्हीं ऑटो शॉप्स, गैराज वालों से पता किया जाता है कि ये गाड़ी किसकी। इस तरह से बात करते करते पुलिस की कुछ खबरी और कुछ और नेटवर्क से पता चलता है कि ये गाड़ी जिसको सतीश ने बेची थी उसका नाम है डॉक्टर रामचंद्रिया, एक डेंटिस्ट डॉक्टर है दांत के, उन्हीं ने ये गाड़ी ली थी। अब एक नाम आता है, फिर पुलिस इन लोग से पूछती है डॉक्टर रामचंद्रिया के बारे में। फिर रामचंद्रिया को पूछताछ के लिए बुलवाती है। तो फिर पहले पूछताछ के लिए नहीं बुलाती, पहले उनके बारे में डिटेल निकालती, कुंडली निकालती है। तो जब डॉक्टर रामचंद्रिया की कुंडली निकाली जाती है, डिटेल निकाली जाती है, तब पुलिस हैरान होती है, क्योंकि अब यहां केस आईने की तरह साफ हो जाता है जब रामचंद्रिया को पुलिस पकड़ कर लाती है। डॉक्टर रामचंद्रिया जो था वो लक्ष्मी देवी जो जिनकी हत्या हुई थी उनका दामाद था और वो उनकी सास थी। अब डॉक्टर रामचंद्रिया को पुलिस लेकर आती है, फिर पूछताछ करती है, फिर एक कहानी निकल के आती है। लक्ष्मी देवी जो थी उन्होंने अपनी बेटी की शादी डॉक्टर रामचंद्रिया से करवाई थी। डॉक्टर रामचंद्रिया जो थे वो 47 ईयर यानी 47 साल उम्र के थे, और उनकी बेटी 20-22 साल की उम्र की थी, 22-24 साल की, करीब 22-23 साल उम्र का फासला था। और डॉक्टर रामचंद्रिया जो थे उनकी शादी पहले हुई थी तो डिवोर्स हो गया था, तो उन्होंने दूसरी शादी की थी और फिर दोनों से एक बच्चा भी था। तो ये डॉक्टर साहब का कहना था कि जो मेरी सास थी लक्ष्मी देवी, वो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, हम दोनों की पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करती थी, बार बार हमारे घर आती थी और मेरी वाइफ को हमेशा कुछ ना कुछ कान भरती थी, मेरे खिलाफ भड़काती थी, कुछ उल्टा पुल्टा करने को कहती थी। इस तरह की बातें वो बताता है और मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता था जब वो आती थी, और काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान था। वो जब भी आती कुछ अपना गुण सिखा के जाती, ऐसा करो वैसा करो, हम दोनों के बीच में भी अनरेस्ट बढ़ता, झगड़े होते। तो कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार थी और मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका था, मैं बहुत परेशान हो गया था। डॉक्टर रामचंद्रिया को लगता था कि किसी तरह मेरी दूसरी शादी हुई है और एक बच्चा है, फैमिली चल रही है, एक डिवोर्स हुआ था, उसको झटका पहले लाइफ में लग चुका था, तो उसको लगता था किसी तरह लाइफ चले अच्छे से, एक बच्चा हुआ, इसके फ्यूचर के लिए हम देखें। लेकिन ये जब बार बार इंटरफेयर करती थी, कुछ उसको सिखाती थी वाइफ को, तेजस्वी को, अपनी बेटी को, तो झगड़े होते थे हमारे, और इससे मैं बहुत परेशान हो गया था, कहीं शादी टूट ना जाए, फिर आगे मैं क्या करूँगा, एज हो गई है, 47 ईयर ओल्ड हो ही चुके थे वो। तो इस तरह सोचते सोचते बहुत परेशान हो गए थे डॉक्टर साहब। फिर फरवरी 2025 में उन्होंने प्लान बनाया कि किसी तरह लक्ष्मी देवी को रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। फिर डॉक्टर साहब अपने 2 दोस्त जिनको जानते थे, सतीश और किरण, इनको बुलाते हैं और अपने प्लान के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये इनकी हत्या करनी है
और मेरा साथ दो तुम दोनों, और तुम दोनों को मैं 4-4 लाख रुपए दूंगा। तो ये गाड़ी जो थी सतीश की, एक प्लान के तहत उसकी गाड़ी इनको दी जाती है कि हमने खरीदी है और ट्रांसफ़र नहीं करवाया, ताकि डॉक्टर साहब का नाम ना आए। ये इनका प्लान था। फिर 3 अगस्त को ये प्लान करते हैं कि आज काम करना है। लक्ष्मी देवी उसी दिन बेटी तेजस्वी से मिलने गई हुई होती हैं। उस दिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामचंद्रिया, अपनी सास लक्ष्मी देवी से बड़े अच्छे से बात करते हैं। उनको भी थोड़ा लगता है कि बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं चलिए मैं आपको घर में ही छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी में बिठाते हैं। फिर इन दोनों को लेते हैं, और ये दोनों को जब बैठाते हैं, सतीश और किरण को, तुरंत ही ये दोनों उनका गला दबाकर लक्ष्मी देवी की हत्या कर देते हैं गाड़ी में, और लाश को डिग्गी में रख लेते हैं और आगे जाते हैं। एक खेत होता है इन्हीं तीनों में से किसी एक का, वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। रात हो जाती है ज़्यादा। उसके बाद बॉडी को बाहर निकालते हैं, और डॉक्टर साहब भी रहते हैं वहाँ पे। बॉडी को 19 टुकड़ों में काटा जाता है, सर को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब का ये प्लान था कि लाश को इस तरह से फेंको दूर में टुकड़ों को, ताकि पुलिस को 1-2 टुकड़ा मिले भी तो उससे केस खुले ना। अगर लाश की शिनाख्त नहीं होगी तो केस बनेगा ही नहीं। ये उनका प्लान था। और सर को इन्होंने किसी और जगह थोड़ा सा गड्ढा करके डाला था, ऊपर से मिट्टी डाल दी थी ताकि मिले ना। बाद में इन्हीं लोगों के बताने पर सर भी बरामद कर लिया गया है। थोड़ा सड़ गया है लेकिन सर बरामद हो गया है। अब लाश की शिनाख्त हो जाएगी और केस स्टैंड हो जाएगा कोर्ट में। इस तरह से डॉक्टर साहब ने सास की हत्या की, इतनी बेरहमी से, इतने प्लान बना के। गलत किया उन्होंने, और बहुत गलत किया, क्योंकि किसी समस्या का निवारण या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी क्राइम नहीं हो सकता है। और वो तो पढ़े लिखे थे, इतना एजुकेटेड सोसाइटी में एक इज्जत, ये रास्ता अपनाना उनके लिए बहुत ही गलत था। अब तो उनकी लाइफ एकदम ही ख़राब, गंदी, समझ लीजिए कि एकदम बेकार हो गई। अब तो ज़िंदगी भर जेल में ही रहना है। तो इस तरह का रास्ता लोग क्यों अपनाते हैं? इस तरह के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, ना ही अपनाना चाहिए इंसान को।